हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग 1.7 दैट इज़ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कि अगर आपके दो से ज़्यादा चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच फोर्स किस तरह से लगेगा। जैसे कि हमारे पास अगर वैक्यूम में n चार्जेस हैं दैट इज़ Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn n स्टेशनरी चार्ज हमारे रखे हुए हैं, तो वो n चार्जेस जो वैक्यूम में रखे हुए हैं वो एक दूसरे पे किस तरह से कितना कितना फोर्स लगाएंगे उस बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो चार्जेस के बीच में पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स लगता है और उन्हें वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे n नंबर ऑफ़ चार्जेस रखे हों तो किस तरीके से उनके बीच फोर्स लगता है। तो उनके बीच फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लगता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो यहाँ पर डिस्क्राइब है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है हर एक चार्ज पर हर दूसरे चार्ज की वजह से वो वेक्टर सम होता है फोर्सेस का, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे चार्जेस वहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब कि जो फोर्स है एक पर्टिकुलर चार्ज पर वो दूसरे चार्ज के नंबर पर डिपेंड करता है लेकिन उनसे अनअफेक्टेड रहता है। मतलब इन ए वेरी सिंपल टर्म्स, अगर हमारे n चार्जेस रखे हुए हैं तो इस वाले पे हमें पता लगाना है कि हमारा कितना फोर्स है। तो क्या होगा, हम उसका वेक्टर सम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे और ओवरऑल दो दो के बीच दो दो का पेयर बना के हम सारे मल्टीपल चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे और ये जो फोर्स होगा वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। मतलब हमारे यहाँ पर तीन चार्जेस दिए गए हुए थे A, B और C, ठीक है। तीन चार्जेस जो कि हमारे हैं A, ये हमारा है B, ये हमारा है C। नेम कर दे A, B और C। अगर हमें पता लगाना है B और C इन दोनों की वजह से हमारे A पर क्या फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता हो और हमें इसका चार्ज हम मान लेते हैं, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2 और इसका चार्ज है Q3। तो पहले हमने क्या किया, A से B तक के बीच कूलम्ब्स लॉ फाइंड किया, फिर A से C तक के बीच कूलम्ब्स लॉ फाइंड किया। अब क्योंकि क्या है, हमें वेक्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमारा चार्ज है ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इनके बीच क्या होगा, अवे होगा, इसके बीच भी क्या होगा, अवे होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है पॉजिटिव से अवे होता है और नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को फाइंड कर लेंगे और उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना, हमें इसमें वेक्टर सम लेना होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे अगर हमारे n नंबर ऑफ़ चार्जेस थे, ठीक है, जैसे ये हमारे ये वाला केस था, तो फोर्स ऑन फर्स्ट F12 हमने निकाला, F13 हमने निकाला और F1 हमें फाइंड करना है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। इनमें हमने क्या किया, वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हुए किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यूनिट वेक्टर लिया और यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन होती है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। अब ये हमारा केस था n वेक्टर्स का जो हमने लिया था। अब जो है एग्जाम्पल 1.6 हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.6 में कहा गया है कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स पर एक एक चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक का Q1 है, एक का Q2 है और एक का Q3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, उनके बीच का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में अवे होता है और नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेंटर पर फाइंड करना है जिसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड जो है वहाँ पर हमें फाइंड करना है कि हमारा फोर्स कितना लगने वाला है। तो क्या होगा, पॉजिटिव से अवे होगा, पॉजिटिव से अवे होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव से अवे ही होगा। तो ये केस क्या बना,
इस वाले केस में जो फोर्स है F2 की वजह से ये हमारा चार्ज कितना था, ये हमारा Q2 था, उसकी तरफ से दूर गया, ये हमारा Q था, ठीक है। Q3 जो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, क्योंकि इसमें क्या है, सबके मैग्नीट्यूड Q के बराबर है। Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। तो Q3 के केस में क्या है, अलग है, दूर है मतलब कि, और Q1 में क्या है, Q1 में भी दूर है। तो अब ये दो वेक्टर कैसे बने, एक ऐसे एक ऐसे। तो इससे हमने क्या किया, आगे प्रोड्यूस कर लिया, इसे आगे प्रोड्यूस कर लिया, फिर इसमें यहाँ पे हमने वेक्टर लिया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, पैरेललोग्राम रूल से इसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, पैरेललोग्राम लॉ से अब सॉल्व कैसे होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो हमें लेंथ दी गई है वो क्या दी गई है, L दी गई है। हर एक साइड की लेंथ कितनी है, L दी गई है, ठीक है। अब ये क्या है, ये AD क्या है, अगर हम इतना छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर कर ले, इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाफ जो कि है इतना, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AD की वैल्यू फाइंड करनी है, AD की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इसमें हम AC के टर्म्स में इसमें हमने लिया हुआ है कि AC cos 30। इसमें हमने क्या किया है कि हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, जिसकी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, cos 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और हम जानते हैं सेंट्रॉइड जो होता है वो 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है, 1/3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से हमने सिमेट्री से नॉर्मल ज्योमेट्री का यूज़ करके AO, OB और OC को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने जो है फोर्स, तीन तरीके के फोर्स कैलकुलेट किए हैं, दैट इज़ F1 F2 और F3, F1 F2 F3। अब F1 F2 F3 किस तरह से है, जितना भी चार्ज है फोर्स, ये जो हमारा Q यहाँ पे सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है उस पर इस वाला Q जो A पे रखा हुआ है उसकी वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, B की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, C की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना फोर्स लगेगा। तो उस हिसाब से हमने तीनों के लिए कैलकुलेट किया, और तीनों के लिए क्या है, तीनों का डायरेक्शन जो है वो भी हमें लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे AO के अलोंग, ये PO के अलोंग और ये CO के अलोंग। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था इन दोनों का ऐड होगा, ठीक है, इन दोनों का जो होगा रिजल्टेंट निकाला जाएगा। रिजल्टेंट निकालने के बाद क्या होगा, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इस वाले केस में हमारा क्या था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, जिसकी वजह से हमारा फोर्स ऐसे गया, और जो Q वाला था उसकी वजह से फोर्स तो हमारा नीचे आया था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा। तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, चार्ज ऑन B एंड चार्ज ऑन C की वजह से, और A क्या है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, और हमें वेक्टर सॉल्व करें तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को माइनस करा देंगे। इसी तरह से केस यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट्स पर फाइंड करना है, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं। तो जब भी हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखा जाता है किसी भी स्पेस में, किसी भी वैक्यूम में, तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो फील्ड होता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। तो फील्ड जो है एक इमेजिनरी टर्म्स है जो कि क्रिएट किया गया। इसका मतलब होता है कि वो ऐसा रीजन जहाँ पर हम इस चार्ज को रख दें और उसकी वजह से हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो। अगर हमारा ये एक चार्ज रखा है Q, अगर ये यहाँ तक अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज Q, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव Q, ये हमारा चार्ज है, उसकी फील्ड यहाँ तक है, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ तक देखा जा सकता है। इतने एरिया के बाद वो अट्रैक्ट करना या रिपेल करना बंद कर देगा। तो अगर कोई भी चार्ज यहाँ तक आता है, पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कोई चार्ज सिर्फ यहाँ तक रखा हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो उससे अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। तो फील्ड क्या है, एक इमेजिनरी टर्म है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रखा गया है उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पे Q लिया गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारा कांस्टेंट है 4π/ε0, ये वैसे ही रखा रहता है। और r², और मैंने आपको बताया हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी होगा वो वेक्टर्स के टर्म में भी होगा, ठीक है। अब क्या होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्यू का डिफरेंस है। तो फोर्स जो होता है वो क्यू टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ये स्मॉल क्यू जो है वो एक्स्ट्रा में है। अब ये बड़ा क्यू और छोटा क्यू का मतलब क्या है। बड़ा क्यू का मतलब है यहाँ पर कि हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीज़न पे क्या है, हमें छोटे से टेस्ट चार्ज क्यू को लेकर आए। तो ये जो हमारा क्यू है ये टेस्ट चार्ज है, और ये जो हमारा प्लस कैपिटल क्यू है ये हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब होता है वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है और उससे अट्रैक्ट या रिपेल होता है। क्योंकि अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी के पास भी आएगा तो नेचर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि बनाया गया है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं उनसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर रहती हैं और नेगेटिव की तरफ होती है। मतलब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इससे ऐसे ऐसे ये दूर जाएंगी, और अगर ये हमारा पॉजिटिव था, अगर हमारा नेगेटिव होता तो क्या होती, पास आती, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी वही केस है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज। अगर आपको ये ए चार्ज है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर आपको ए पे फाइंड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसा ही रूल लगाना पड़ेगा जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ में लगाया, बस उनके डायरेक्शन के साथ उन्हें ऐड करना होगा, ठीक है। अब ये नॉर्मली फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है एग्जाम्पल नंबर 1.8। एग्जाम्पल नंबर 1.8 में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम वहाँ पर गिर रहा। मतलब जो डिस्टेंस है वो 1.5 है और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है उसे रिवर्स कर दिया गया है, अनचेंज, and a proton fall through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. तो क्या किया गया, हमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई है। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने मान लिए पॉजिटिव 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 चार्ज है, ये नेगेटिव 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 चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर होगी और नेगेटिव की तरफ होगी, जैसा यहाँ पे शो किया गया। अब इसमें क्या है, 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा क्या था, ये नेगेटिव 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 था, ये पॉजिटिव 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 था। 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन जो है नीचे की तरफ फॉल कर रहा, ठीक है। और इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2.0 इंटू 10⁴। फिर दूसरा केस हमें दिया गया है कि अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को ड्रॉप करें, डायरेक्शन चेंज की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस किया गया प्रोटॉन से, ठीक है। अब उसके बाद अब एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स नॉर्मली हमारा होता है m इंटू ए, ठीक है। फोर्स ma होता है, बेसिक फॉर्मूला जो कि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब फोर्स क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा ई का मतलब फोर्स क्या होता है, हमारा फोर्स जो होता है हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड से किस रिलेशन से रिलेटेड होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। अब क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू मतलब चार्ज, चार्ज क्या है? ई, ठीक है। तो ए ई क्या हो गया? यहाँ पे हम किसका रिलेशन कैलकुलेट करें? इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए हमने इसे आइडेंटिफाई किया एज ए ई। तो ए ई क्या हो जाएगा? ई ई, और जो एम है उसके साथ अभी हमारा क्या था? एम ए इज इक्वल टू ई ई। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फिर हमने ए को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है टाइम का और डिस्टेंस का, ठीक है। अब हमारी ये जो डिस्टेंस है वो h है, ये जो हमारी डिस्टेंस है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया? इस डिस्टेंस को h माना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या है कि दूसरा वाला केस हम इसी की तरह सॉल्व कर लेंगे, बस हमें कुछ रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम इसे नॉर्मल ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये बात हम जानते हैं। ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो हमारा इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारी स्पीड कितनी थी? 0 थी, क्योंकि उसे हमने 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ड्रॉप किया था, और हमने उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो 0 रखी थी। तो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², उसमें क्या होगा हमारा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हमारा 1.5 रहेगा। अब यहाँ पे h क्या हमारा? h ये हमारा 1.5 है, जिसे हम s भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्या होगा? ये ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, a की जगह हम ई स्लैश एम ई रख देंगे, स्लैश मतलब अपॉन में है, और T²। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमारा क्या आएगा? T² के टर्म में आएगा। हमें तो टाइम चाहिए ना, टाइम का स्क्वायर नहीं चाहिए, इससे हमने क्या किया? अंडर रूट लगा दिया। इसी तरह से हम प्रोटॉन के केस में फाइंड करेंगे। प्रोटॉन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का मास रख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोटॉन का मास रखेंगे और उस हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।